Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. बेसिकली सर इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो टॉपिक सर हमारा गोइंग ऑन है दैट इज चैप्टर 1 and 2 मिक्सअप। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूं कि हम ये दोनों टॉपिक्स मिक्सअप कर रहे हैं। जैसे आज कुछ कंटेंट आपको चैप्टर 1 में से नया करवाऊंगा अबाउट द टू स्कूल ऑफ थॉट्स। जैसे कल अपने लास्ट एग्जांपल में बात की थी, लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सर एट प्रेजेंट जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्लियर। एंड एक थी क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग टू, जो अपने पुराने इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग टू जो एक अप्रोच थी, दैट इज अवर today's topic, that is two school of thoughts of economics। क्लियर कि इकोनॉमिक्स को डील करने के लिए सर मेनली जो दो अलग अलग अप्रोचेस थी, अलग अलग थॉट थे या व्यू प्रोसेस थे, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार समझाइए। क्योंकि नेक्स्ट ऑन जो हम लोग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जिनको हम लोग वर्ड यूज करते हैं थियोरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सर इट्स बेसिकली गिवन बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.M. Keynes, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन्जियन थियोरी। क्लियर। सो बेसिकली हम लोग जो एट प्रेजेंट रीड आउट कर रहे हैं दैट इज द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, नॉट एज पर द क्लासिकल्स। एक टॉपिक हम वो डील करेंगे, प्लस द मेन टॉपिक इज गोइंग ऑन अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अभी तक हम 3 सेक्टर्स के रिलेशन एक दूसरे के साथ डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट आर दे? नंबर 1 इज हाउस होल्ड, नंबर 2 इज प्रोड्यूसर, एंड नंबर 3 इज गवर्नमेंट। सर ये जो सेंटर में बीच में है, क्या ये अपने आप में सेक्टर है? नो, दैट इज मनी मार्केट, दैट इज कैपिटल मार्केट, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स। क्लियर। बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी को रन करने के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी को चलाने के लिए मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का होना क्या है सर? मैंडेटरी। और जिनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो दो ही हैं। मेरे पास अगर सरप्लस फंड्स होंगे तो मैं अपनी सेविंग्स इस कैपिटल मार्केट को प्रोवाइड कर दूंगा, और जब मुझे कभी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उस कैपिटल मार्केट से क्या कर लूंगा सर? बोरो कर। तो अब नेक्स्ट ऑन जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं दैट इज 4 सेक्टर मॉडल। कल हम लोगों ने थियोरी में यहाँ पे आप लोगों ने राइट डाउन किया था कि अगर लेट इट बी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना आ भी जाए रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स, तो हम कितनी बाइफर्केशन यहाँ पे लिखेंगे सर? मैक्सिमम 2 लाइंस। ये तो जस्ट एक नॉलेज पार्ट के लिए था। एंड वही डायग्रामेटिकली आज ड्रॉ करेंगे 4 सेक्टर मॉडल। कॉपी पेस्ट सर हेडिंग दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली। 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। सर क्या हमें यहाँ पे कैपिटल मार्केट बनाने की जरूरत है? इफ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन वहां पे सेंटर में किसको रख लीजिए? कैपिटल मार्केट, अदरवाइज ड्रॉप आउट। क्योंकि कैपिटल मार्केट के साथ हर सेक्टर का जो रिलेशन है वो क्या है? सेविंग्स बोरोइंग्स, सेविंग्स बोरोइंग्स। तो अगर लेट इट बी, जैसे आप में से लास्ट क्लास में पूछ रहे थे कि सर कैपिटल मार्केट क्या हर मॉडल में बनेगी? नहीं, वहां पे आपको मेंशन होगा लाइक ब्रीफली या डिस्क्राइब दी 3 सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट। अगर तो विद कैपिटल मार्केट वर्ड लिखा हुआ है तो आप कैपिटल मार्केट ड्रॉ करिए, अदरवाइज कैपिटल मार्केट आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। जैसे आज हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया? 4 सेक्टर मॉडल। तो मैं कैपिटल मार्केट को बीच में नहीं ले रहा। अगर आ गया वर्ड विद कैपिटल मार्केट, कोई फर्क नहीं सर, बीच में कैपिटल मार्केट आ जाएगी और सबके साथ सेविंग्स बोरिंग, सेविंग बोरिंग्स, सेम रिलेशंस क्या होंगे? कंटिन्यू। क्लियर। सो बेसिकली हेडिंग हमने लिखा जी यहाँ पे 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी, 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। अब सर इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे से मैनेज कीजिएगा, क्लियर, क्योंकि डायग्राम आपकी प्रॉपर पूरे पेज पे अच्छे से बनाइए, साफ सुथरा बनाइएगा, क्लमजी सा मत करना, क्योंकि काफी सारे एरोस, काफी सारे थिंग्स। अब देखिए 2 सेक्टर मॉडल भी बीच में आएगा, 3 सेक्टर मॉडल भी आएगा, तो आप अपना इसको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट जैसा बनाना चाहते हैं पर पूरे पेज पे अच्छा बनाइए। क्लियर। चलिए पहले सर सिर्फ और सिर्फ सेक्टर्स के नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके शुरू करेंगे। क्लियर। सबसे ऊपर हम लोगों ने किसको लिया था बीच में सर?
गवर्नमेंट सेक्टर, क्लियर, गवर्नमेंट सेक्टर। एंड याद रखिएगा जितने भी आप लोगों ने ये फ्लो रीड आउट किए हैं, मेरे को सर एक सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन बताना, हमने क्या पढ़ी थी? सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या था? फ्लो ऑफ मनी और गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द different sectors of the economy in a circular way. That's why it is called as, and why it is in the circle form? Because continuous है। continuous होने का कारण क्या है? Because human wants कभी भी end नहीं। चलिए, गवर्नमेंट सेक्टर। और सर इस तरफ आपका कौन था जी? ये हाउस होल्ड सेक्टर। इस तरफ सर हमने रखा था किसको जी? प्रोड्यूसर सेक्टर। अब कैपिटल मार्केट तो बीच में नहीं लेनी, तो यहां पे हम लिखेंगे सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जिसको इवन आप लोगों ने कॉपी पे नेम दिया था एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो। क्लियर? सो इफ एनी स्टूडेंट आप में से आज से ही ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करिएगा। क्लियर? कंफ्यूज होने का नहीं है। जो भी आपको डाउट आए साथ के साथ आप मुझे पूछिए, बट एवरी बैकअप आप लोगों के पास अवेलेबल है। जो पहले हम 2-3 लेक्चर्स डिवोट कर चुके हैं, नेचुरली इट विल, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा जिन्होंने बिल्कुल वेरी स्टार्ट से करा और जो आज से कर रहे हैं, बट ट्राई टू कनेक्ट विद मी। क्लियर? मैक्सिमम। तो यहाँ पे सर सबसे पहले व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर ये किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स। सर लैंड के बदले में रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को। एंड हमारे पास जब पैसा आएगा, हम कौन? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड वालों के पास जब पैसा आएगा तो ये पैसा हम किसको देंगे सर? प्रोड्यूसर को। और अपनी डिमांड्स को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। दैट मींस वो उसके बदले में मुझे क्या देंगे? गुड्स और सर्विसेज। पहले 2 सेक्टर मॉडल पूरा करें, फिर 3 पूरा करेंगे, देन 4 लास्ट के साथ क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले सर ये जो आपका हाउस होल्ड है, पहले तो सर इनको कंप्लीट करिए जी। चलिए एक एक करके सर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा जी? फैक्टर सर्विसेज। सर दिस इज रियल फ्लो और मनी फ्लो? रियल फ्लो और मनी फ्लो? रियल फ्लो, बिकॉज in this goods or services are moving from one sector to another sector. Clear? And जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या देगा सर? फैक्टर पेमेंट्स। दिस इज मनी फ्लो, बिकॉज उधर से इधर क्या आ रही है? पेमेंट। क्लियर? ओके। ये सर नेक्स्ट ऑन हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करेंगे? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर इनको क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, डन सर। दिस इज योर 2 सेक्टर मॉडल। अच्छा, लेट मी टेक, अगर मैं वर्ड आपसे पूछूं 2 सेक्टर मॉडल विद द कैपिटल मार्केट, व्हाट यू विल डू? सेंटर में कौन आ जाएगा सर? कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट मींस मनी मार्केट, तो उनके साथ तो हमारे रिलेशन ही 2 हैं, सेविंग्स बोरिंग्स। सिंपल पॉइंट। क्लियर? एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स, अब किसकी बात करते हैं जी? 3 सेक्टर में कौन कौन आए? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर। ये 2 तो क्लियर है। अब रिलेशन किसका पेंडिंग है? हाउस होल्ड का गवर्नमेंट से, प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट से। क्लियर? सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या पे करता है जी? डायरेक्ट टैक्सेस। कौन से टैक्सेस सर? व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इफ आई से एट द वेरी स्टार्ट, छोटी छोटी बातें शुरू से लेके चलते हैं सर। जिनका बर्डन, सिंपल लैंग्वेज, जिनका बर्डन हम किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिस पे वो टैक्स लगा
उसी को अगर देना पड़ेगा, दैट टैक्स इज बेसिकली कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। और जिस टैक्स का बर्डन हम नेक्स्ट ऑन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक जीएसटी, लाइक एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती है। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी टैक्स लगेगा, द फॉरमोस्ट एग्जांपल इज जीएसटी, क्योंकि इंडिया में वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स बन चुका है। क्लियर? तो ऑल ओवर इंडिया द मेन टैक्स इज कलेक्टेड बाय द नेम कॉल्ड एज जीएसटी। एंड जीएसटी सर देता दुकानदार है, किसको? गवर्नमेंट को। बट दुकानदार अपनी जेब से नहीं देता, वो नेक्स्ट आगे कस्टमर से क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता। तो मतलब सर जिसका बर्डन हम नेक्स्ट आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड जीएसटी और एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल वर्ड्स, एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज अल्टीमेट पेड बाय द, किसके द्वारा? कंज्यूमर। वो तो सर आप एक जरिया हो गए ना, दुकानदार प्रोड्यूसर तो एक क्या हो गया, जरिया हो गया। तुमसे टैक्स कलेक्ट करके वो किसको जमा करवाता है? सरकार को। पर सर मेरी जेब से तो नहीं गया, मेरी जेब से जो जाए, मेरी ओर से जो जाए, जिसका बर्डन नेक्स्ट ऑन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट टैक्स इज कॉल्ड एज बेसिकली डायरेक्ट टैक्स। एंड एग्जांपल इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ठीक, तो ये सारे जितने भी टैक्स होते हैं ये कौन से होते हैं सर? डायरेक्ट टैक्स। चलिए, तो मतलब सर मेरी ओर से गवर्नमेंट को क्या पे किया जाएगा? डायरेक्ट टैक्स पे किया जाएगा। सर इज इट कंपल्सरी टू पे टैक्स? Is it compulsory to pay tax? Yes. As per the Income Tax Act 1961, Income Tax Act के मुताबिक, कानून के मुताबिक, any person who is earning income in India, जो भी पर्सन इंडिया में इनकम क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, उसको अपनी इनकम के ऊपर एज पर द टैक्स रेट जितना टैक्स बनेगा सर आपको जमा करवाना पड़ेगा। एंड दैट इज कंपल्सरी पेमेंट। जो आपकी ड्यूटी बनती है सरकार को टाइमली क्या देना? टैक्स दे। क्लियर? जो कि सर नॉर्मली बहुत ही कम पे आउट करते हैं। क्लियर? क्योंकि सर अल्टीमेट वही बात है ना कि अगर गवर्नमेंट भी उसके बदले में हमें सर्विसेज थोड़ी अच्छी प्रोवाइड करे, एक कॉमन सेंस है। जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं, फॉरेन में मैक्सिमम लोग टैक्स पे करते हैं, और इवन उनको तो जितनी पेमेंट्स मिलती है ना, जितनी भी इनकम उनको मिलती है ऑलरेडी टैक्स कटने के बाद मिलती है, पर वो खुशी खुशी टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है आज हमारा दिया हुआ ये गवर्नमेंट को टैक्स कल को हमें ही क्या होगा? रिवर्स होगा। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारी अकोमोडेशन, हमारी ओल्ड एज पेंशन, मतलब हम हर तरफ से बिल्कुल क्या है? फ्री। हम कहते हैं बढ़िया सरकार टैक्स ले लिया करे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो पैसा गवर्नमेंट मुझे किसी ना किसी वे से क्या करेगी? वापस करेगी, सब्सिडीज देगी, मेरी संभाल करेगी, मेरे बुरे टाइम में मेरा साथ देगी। इसीलिए मैक्सिमम लोगों का क्रेज फॉरेन कंट्रीज की ओर थोड़ा ज्यादा हो चुका, क्योंकि इंडिया में आप टैक्स तो दोगे, वापस नहीं मिलेगा। वापस इन द सेंस, ना तो सर हमें कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं, ना तो सरकार कोई मेडिकल फैसिलिटीज देती है, ना बच्चों की एजुकेशन को लेकर। फिर अपने जैसे यहाँ पे इकोनॉमी में लोग क्या सोचते हैं? देन व्हाई टू पे टैक्स? कम से कम ये तो बचा लो, हम अपने बच्चों का खुद ही कर लेंगे। सिंपल सी बात, वो नेगेटिव थॉट बन गया ना अपना। नहीं तो सर अगर गवर्नमेंट को प्रॉपर वे से क्या दिया जाए? टैक्स। और गवर्नमेंट की सबसे तगड़ी इनकम, सबसे मेन रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या है? टैक्स कलेक्शन। अब गवर्नमेंट के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो ये इकोनॉमी सर चलेगी कैसे? ये सिस्टम कहां तो पॉजिटिव जाना चाहिए और ये चल रहा है बिल्कुल उल्टा। और सर बात भी सही है ना, अपने बात भी सही है। अब तुम लोगों ने लेटेड भी अपनी इनकम के ऊपर 1 लाख रुपए टैक्स दिया, मुझे उसके बदले में सरकार ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया सर। मेरे को क्या फैसिलिटीज मिली? मुझे तो कोई फैसिलिटीज नहीं मिली। तो मेरा भी ना प्रोसेस जो माइंड का है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। छोड़ो यार, क्या टैक्स देना, लाख रुपए तो बचाओ। समझ गए ना वर्ड? नहीं तो सर अगर आपको गवर्नमेंट प्रॉपर फैसिलिटी दे, गवर्नमेंट आपकी मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, या आपके ओल्ड एज क्लियर क्राइटेरिया को लेकर अगर आपको अच्छी थिंग्स करे, तो हम लोग क्यों ना टैक्स पे करें जी?
और टैक्स रेट इतने ज्यादा स्लैब्स बना रखी हैं, इतने ज्यादा हाई रेट्स कर रखे हैं सर, इट्स नॉट सो इजी कि पर्सन वहां पे आपको इतना टैक्स पे आउट करे। हम लोग देने को राजी हैं, हम देने को पक्का राजी हैं, ऐसी बात नहीं है। एज अ सीए हम भी अपने क्लाइंट्स को नॉर्मली क्या गाइड करते हैं कि नहीं सर टैक्स पे आउट करो, जितना टैक्स आप लोगों का बनता है मैक्सिमम आप अपना क्या करें, पे आउट करें। और उनका सवाल हमेशा पता क्या होता है, सीए सा फायदा क्या है, आपका टैक्स दे देंगे, चलो ठीक है, कंपलसरी पेमेंट है, लॉ है, मानना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है ना। पर हमें सरकार की ओर से क्या मिलेगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता जी, क्योंकि वही सारा पैसा नेक्स्ट आगे करप्शन में, वही सारा पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट करके खुद ही खा जाते हैं, हमें तो नहीं वापस मिलता। कम से कम अगर आज मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये मेरा पैसा मेरे तक तो रहेगा। ये थॉट बन चुका है, और यही फॉरेन कंट्रीज में फर्क है। आपने देखा होगा मोस्टली आपके सीनियर्स भी होंगे, आफ्टर +2 सर आइल्स करी चलो बाहर, ठीक है ना। कनाडा तो पंजाब ही बना रखा है बिल्कुल, कि नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, सारी अपने वहां पे। सर एक्चुअली फर्क क्या है, वहां पे इन्हीं थिंग्स का फर्क है, जिसको हम ना एक नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कि उन कंट्रीज में ना, उन फॉरेन कंट्रीज में ह्यूमन वैल्यू है। एक सिंपल वर्ड बोलते हैं हम लोग कि उन कंट्रीज में आपकी वैल्यू है, कि अगर आपने जन्म लिया है, उस कंट्री के सिटीजन हैं, तो मतलब आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और इंडिया में सर ह्यूमन वैल्यू है ही नहीं, कोई मर रहा है तो मरे, कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी चल रही है। इसीलिए इसीलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डे बाय डे, या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का क्राइटेरिया भी क्या हो चुका कि बच्चों को बाहर ही कर दो, सेटल कर दो। क्योंकि कम से कम उनके सर एटलीस्ट मान लो पीआर मिल चुकी, या वहां के आप सिटीजन बन चुके, तो एटलीस्ट आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे यार। अब जैसे जो सेटल्ड वहां पे हो चुके, जो पुरानी फैमिलीज वहां सेटल हो चुकी, वो बताते हैं कि सर गवर्नमेंट की ओर से वीकली हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। लेट इट बी अब बेबी बर्थ अगर हुआ ना, उस बेबी के बर्थ के लिए अल्टीमेटली हर वीकली नेक्स्ट ऑन, जब से उसका बर्थ हुआ गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि इस बच्चे का न्यूट्रिशन, इस बच्चे की जो डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हर वीकली हम आके चेक करेंगे, और अगर पहले से इसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, दैट मीन्स आप मिस यूटिलाइज कर रहे हो, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट का पैसा कहीं और यूज कर रहे हैं, उल्टा आपको पेनलाइज करेंगे। इतनी केयर कर रहे हैं वो, और अपने यहाँ पे भाई कुछ नहीं। ये फर्क है सर, ये फर्क है, ये उल्टा बच्चों की डाइट लेके खा जी समझ गए ना, तो उल्टा मतलब यहाँ पे सर ये फर्क है इकोनॉमी। चलिए सर, ये बातें चलती रहेंगी। हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पे करेगा, टैक्सेस, क्लियर। सो दीज आर द कॉन्वर्सेशंस, ये भी इकोनॉमी के साथ अपनी जरूरी है कि आपको ओवरऑल पता भी तो होना चाहिए सर ये सिस्टम्स चल क्या रहे हैं, कैसे ये वर्कआउट करती हैं बातें, क्लियर। एंड जिसके बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देती है सर, ट्रांसफर पेमेंट्स, सर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशन, क्लियर, डोनेशंस, ग्रांट्स, ये सारी आपको क्या मिलती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, क्लियर। बट सर एक चीज मेरा क्वेश्चन यहां से है, जैसे आप लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल बनाया, मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज दी, कॉरस्पॉन्डिंग आपने मुझे क्या दी, फैक्टर पेमेंट्स। मैंने तुम्हें प्राइस पे किया, कॉरस्पॉन्डिंग आपने मुझे क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने सरकार को टैक्स दिया, मैंने सरकार को टैक्स दिया, क्या सरकार ने कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ वापस किया? क्या कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, क्या ये काम हुआ? नहीं सर, कभी भी सरकार से ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर मैंने सरकार को टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट मुझे ही उसके बदले में ट्रांसफर पेमेंट्स देगी। सर ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जैसे नीचे वाले पॉइंट्स में आपने क्या पढ़ा था कि मैंने प्राइस दिया, मुझे ही गुड्स मिली, मैंने फैक्टर सर्विस दी, मुझे ही पेमेंट मिली। बट गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपा लोग सरकार को क्या पे आउट कर रहे हैं, टैक्स, ये तो वैसे भी कंपलसरी पेमेंट थी, ये तो वैसे भी देना आपकी क्या बनती थी, ड्यूटी बनती थी। तो ये कभी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सरकार हमें सब्सिडी देगी, या हमें ही डोनेशंस देगी, ग्रांट्स देगी, या कोई ओल्ड एज पेंशन देगी, ऐसा नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग कभी नहीं होता, समझ गए ना, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। हो सकता है टैक्स मैं दे रहा हूं, बेनिफिट इनको मिल रहा है, टैक्स कोई पे कर रहा है, बेनिफिट किसको मिल रहा है। तो यहां पे ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट
नहीं होता। वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था यही पॉइंट को लेकर कि सर जो टैक्स आप लोग पे आउट करते हैं क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ मिलता है? नथिंग। कहना देन व्हाई यू आर पेइंग द टैक्स? सर बिकॉज इट्स कंपल्सरी, इट्स लॉ ऑफ लैंड। अगर आपको यहां पे रहना है, काम करना है, इनकम कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मत कभी एक्सपेक्ट करिए कि मैंने सरकार को टैक्स दिया, सरकार ने इसके बदले में मुझे क्या दिया। जरूरी नहीं कि भाई तुझे ही मिलेगा, तेरे लिए मन करे तेरी सोसाइटी को, किसी पर्सन को, तेरे पैसों से ही नेक्स्ट आगे किसी का घर चले। समझ गए ना? इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही वापस मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर? चलिए नाउ सर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ पहली बात, गवर्नमेंट सेक्टर में ये बताइए, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को क्या पे करता है सर? अपन यहां पे वर्ड लिख देते हैं सर क्या? टैक्सेस। इसमें दोनों आगे, दोनों कौन आगे सर? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सब्सिडीज। गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सब्सिडीज। आई थिंक सो लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल्स भी बताई थी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल मिशन एंड और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, अगर आप एज पर द गवर्नमेंट कंडीशंस कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट अगर आप सोच भी रहे हैं तो आप अपना इनिशिएट लीजिए सर। अगर आप एलिजिबल हुए, अगर आपका प्रोजेक्ट उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू हुआ, काफी रिलैक्सेशन दिए, बहुत अच्छी रिलैक्सेशन दिए। ये मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, पंजाब में इन्वेस्ट पंजाब, अभी बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी ये लास्ट मंथ में। इन्वेस्ट पंजाब की ग्लोबल समिट हुई थी ये मोहाली में अपने यहाँ पे। मतलब टॉप जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, अलग अलग कंट्री से भी काफी पर्सन आए, वेरियस सीएस भी वहां पे गए, क्योंकि हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है ना। बिजनेस प्रोजेक्ट लगेगा, कल को अपने लिंक्स बनते हैं, काम अपना भी अच्छा निकलेगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली इन्वेस्ट पंजाब के अकॉर्डिंग इवन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, टीवी के ऊपर भी सर एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं इस बात को लेकर कि इन्वेस्ट पंजाब के अकॉर्डिंग टू। ये तो जस्ट एग्जांपल है एक पंजाब की, ऐसे हरियाणा सबने अपने अपने क्या बना रखे हैं, ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बना रखी है। दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडीज। क्लियर? कि सर अगर लेटेड भी आप पंजाब में इंडस्ट्री लगाते हैं तो पहले 5 साल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आपको फिक्स कर देंगे। नॉर्मली अगर इंडस्ट्रियल रेट कितना है? 9 रुपए, 10 रुपए, आपको 5 रुपए का लगाएंगे बस। आप इंडस्ट्री कहां पे लगाओ? पंजाब में लगाओ। क्योंकि सर कॉमन सेंस सोचो, ये पहले जो काम खराब हुए हुए हैं ना, वो किस कारण हुए हैं? गवर्नमेंट के कारण ही काम खराब हुआ। वही है ना, पॉलिटिशियन आपको जैसा मिल जाए वैसे ही वो स्टेट बना देगा। अगर पॉलिटिशियन आपको अच्छा मिल जाए, लीडर अच्छा मिल जाए, तो नेचुरली आपकी स्टेट भी क्या करेगी? वर्क करेगी। अब पुराने वाले क्या करते थे? हिस्सा मांगते थे। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पंजाब में आने के लिए, इंडिया में आने के लिए नॉर्मली क्या हुए सर? इंसिस्ट हुए कि हम पंजाब में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप हमें अलाउ करिए। स्टेट की सरकार कहती नहीं जी, हमारा हिस्सा डालो बीच में। एक्चुअली कौन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने आप मतलब गवर्नमेंट को बीच में हिस्सा देगा? अलग है जी, फिर तो सारा मार्जिन आप खा जाओगे, हमारे पास क्या बचेगा? और उस चक्कर में उन्होंने क्या करा? पंजाब में इंडस्ट्री लगाने की बजाय कहां लगा दी? यूपी साइड। कहां लगा दी? मध्य प्रदेश साइड, जहां पे कोई बैकवर्ड एरियाज थे, जहां की सरकार ने समझा मूर्खो, कम से कम ये तो सोचो, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती, अगर पंजाब में इंडस्ट्री आती, कितने लोगों को काम मिलता? अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हीरो साइकिल्स, पंजाब का इतना बड़ा सर, अल्टीमेटली इतने हजारों इंप्लॉयज को क्या दे रहा था? काम दे रहा था। अब जब प्रोजेक्ट ही यहां से चला गया, क्यों? सरकार हटती नहीं थी, कभी टैक्स, कभी इंटरवेंशन, कभी क्या दिक्कत, कभी क्या दिक्कत। तो सर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इतना काम नहीं कर सकते कि बार बार गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो, कि हम हमसे हिस्सा मांगा जा रहा है कि हमें हिस्सा दो। छोड़ो परे सर, इन्होंने प्रोजेक्ट यहां से क्या करा? यूपी में ट्रांसफर कर। तो यहाँ के लोगों में तो क्या हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई ना। तो ये गलती किसकी है? सरकार की। नैनो का जब प्रोजेक्ट आया, टाटा का जब सबसे पहले लॉन्च की थी इन्होंने नैनो, तो इन्होंने क्या करा सर? पंजाब में प्रपोजल रखा कि अपना प्रोडक्शन यहां पे करेंगे, हम अपना प्रोडक्शन यूनिट कहां पे रखेंगे? पंजाब में रखेंगे। फिर वही बात, उस टाइम की सरकार जो भी थी वो कहते नहीं जी हमारा हिस्सा दो बीच में। अलग कोई भी नहीं करता सर, अगला कहता छोड़ो परे, यहाँ की तो गवर्नमेंट खुद खाने को फिर रही है, सपोर्ट तो क्या करना, उल्टा खाने की फिर रही है। अब जब इनको अकल आई,
पता लगा कि पंजाब में डे बाय डे इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, समझिए ना, यही आजकल वोटिंग में चलता है वर्ड कि नौकरियां नहीं है यहाँ पे जी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसका कारण क्या है? इंडस्ट्री लगेगी तभी तो काम आएगा, तभी तो लोगों को जॉब पे रखेंगे। अब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक कर लीजिए और इंडस्ट्री का रेट चेक कर लीजिए, कितनी नई इंडस्ट्री लग रही है। और तुम कहते हो कि नहीं जी हम नौकरियां बांटेंगे, कहां से बांटोगे? इधर से कॉलेजेस ने खुले पर्चे कर रखे हैं, सबको पास, जितने हैं जी सब पास, सब ग्रेजुएशन, सब एमबीएस बन रहे हैं, सब अपने आप में बीकॉम कर रहे हैं नॉर्मली। वही बात है ना, मैन पावर प्लानिंग आप लोग नहीं करते। अगर मैन पावर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चला जाए, आप एक चीज बताइए, डॉक्टर्स, सीएस या जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ये लिमिटेड क्यों होते हैं? आप लोग एक वर्ड यूज करते हो सर, सीए का तो रिजल्ट बड़ा कम है जी, या डॉक्टर्स में भी रिजल्ट बड़ा कम सुना है जी। कम है तभी वर्थ है, तभी वैल्यू। अगर ऐसे ही इन्होंने भी, क्योंकि सर ये चलते हैं डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, क्लियर, ये जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, डॉक्टर्स एंड ऑल हैं। अब रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी, आई थिंक सो मोदी जी ने कहा था कि आफ्टर कोरोना, कोरोना में पता लग गया कि अपने पास डॉक्टर्स की टीम कितनी है ही नहीं, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया। ये तो बच गया सर, ठीक है, संभल गया देश, क्लियर। साथ के साथ मोदी जी ने नोटिफिकेशन डाली, जितने भी ये IMAI है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ, जो डिग्रीज देती है, 1 लाख कम से कम इस साल में डॉक्टर्स नए बनने चाहिए। मतलब सीट्स इंक्रीज करो, रिजल्ट पास परसेंटेज इंक्रीज करो, बट वी नीड डॉक्टर्स टीम, हमें डॉक्टर्स चाहिए इतने। सेम केस जब मार्केट में देखते हैं कि सर डिजिटाइजेशन बढ़ रही है, जब मार्केट में देखते हैं कि सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बढ़ रही हैं, देयर इज अ नीड ऑफ सीए, देयर इज अ नीड ऑफ सीए। तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मार्केट का क्या करता है? सर्वे। इकोनॉमी का क्या करता है? सर्वे। क्योंकि सर हमने ऐसे भी थोड़ी कि पास कर करके इनको वैल्यू नहीं देनी, इनकी वैल्यू भी तो बनी रहनी चाहिए। तो ये डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है, दिस इज कॉल्ड एज मैन पावर प्लानिंग। बट ये कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे कभी इन्होंने सोचा कि किसी बच्चे को बीकॉम की डिग्री दी, किसी बच्चे को अगर ग्रेजुएशन की डिग्री दी, इसका कल को क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, हमारा बन गया, अपने को फीस मिल गई, बहुत है। कितनी कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी पड़ी हैं, हर बंदा पास आउट कर रहा है, और वही कल को किसका कारण बन रहे हैं? आने वाला। आई थिंक सो साहिल सर ने भी एग्जांपल दी होगी CBSE को लेकर। क्यों सर? बैकएंड से ये लगे हुए हैं एजुकेशन रेट बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, कि ऑल ओवर द ग्लोबल इंडिया भी क्या माना जाए? पढ़ा लिखा माना जाए। पर सर करोगे क्या अगर तुम लोगों को जॉब ही ना मिले? अपने लोगों को अगर नेक्स्ट ऑन फ्यूचर में इनकम ही जनरेट ना हो, तो ऐसी एजुकेशन करेगी क्या? दैट्स वाई इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आने का क्या लिया? कॉन्सेप्ट कि 2024 से सर थोड़ा थोड़ा चेंज करो ये एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल। आपने फॉरेन में सिस्टम देखे? +1 +2 में देखा था, सुना होगा, हाँ क्लियर, मैं वहीं पहुंच गया वहां पे। तो बेसिकली वहां पे एजुकेशन का सिस्टम क्या है? जिस बच्चे का जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसी में डिग्री, उसी में स्पेशलाइजेशन। इवन सर गेमिंग, म्यूजिक, आर्ट, इवन जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, क्लियर, उसको पर्टिकुलरली उसी स्कूल में क्या कर दिया सर? दे दिया। उसी सब्जेक्ट में क्या कर दिया? एक्सपर्ट कर दिया। कम से कम उसकी वैल्यू तो रहेगी, कम से कम उसकी वैल्यू तो रहेगी ना। उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू ये लेकर के आ रहे हैं इंडियन सिस्टम। सो ये गवर्नमेंट का ही रोल प्ले है सर। गवर्नमेंट जैसा चाहे इकोनॉमी को वैसा बना सकती है, और अल्टीमेट अगर ये बैकआउट कर जाए, जैसे क्लासिकल्स का कहना था, अगर ये बैकआउट कर जाए तो इकोनॉमी सर अपनी बिल्कुल खत्म है। या तो बहुत ही अप चली जाएगी, या बिल्कुल ही क्या चली जाएगी? डाउन। और उसका कारण कौन है? प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ कब पैसा इन्वेस्ट करेगा? प्रॉफिट में। और जब मान लो प्रॉफिट नहीं होंगे, फिर उस टाइम पे मार्केट को बूस्ट अप कौन करेगा? सर फिर तो बिल्कुल ही किसमें चली जाएगी? डिप्रेशन में। दैट इज द रोल प्ले ऑफ गवर्नमेंट इन अवर इकोनॉमी। क्लियर? चलिए, एंड गवर्नमेंट सेक्टर सर, गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या पे करती हैं? प्राइस।
ऑफ किसका सर, गुड्स एंड सर्विसेज, और जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए, ये तो सर हमारा 3 सेक्टर मॉडल था जो नॉर्मली लास्ट क्लास में भी आपने बनाया था। हियर कम्स नाउ द 4th वर्ड, क्या लिखा हुआ जी, रेस्ट ऑफ द वर्ड। सर पहले तो हाउस होल्ड से कर ले। हाउस होल्ड का पहली बात तो सर रेस्ट ऑफ द वर्ड के साथ, सर हम अपनी फैक्टर सर्विसेज, एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर को दूंगा? नहीं। अगर मान लो जैसे आजकल तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने के कारण मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉरेन में। जैसे मोस्टली सर्विस सेक्टर ये आईआईटीज टेक्नीशियंस जितने भी हैं, क्लियर, जितने भी हैं मोस्टली क्या कहाँ सर्विस दे रहे हैं, फॉरेन में। कोई बात नहीं, डे नाइट शिफ्ट का ही फर्क होगा, बट कम से कम वैल्यू तो अच्छी मिलेगी। अब लेट इट बी इंडियन मार्केट में एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट की कोई ज्यादा इनकम नहीं है, या अगर उसको स्कोप मिलता है तो कहाँ मिलता है, बेंगलोर साइड जो साइबर हब है, क्योंकि यहाँ पे तो इधर इतनी वैल्यू नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। क्लियर, तो ये पर्सन क्या करते हैं, काम अपन ने कौन सा कहीं जाना है। आजकल तो इतने ज्यादा सिस्टम सही हो चुके हैं कि अल्टीमेट अपन तो घर बैठे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करो, गूगल पे एड पोस्ट करनी है, एंड जिस भी कंट्री में आप सर्व करना चाहते हैं उस कंट्री की सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी यहां बैठ के करते रहो। दैट मीन्स मैं अपनी लेबर, मैं अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या इंडियन मार्केट में दे रहा हूं, कहां दे रहा हूं सर, आउटसाइड द मार्केट, आउटसाइड इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जिसके बदले में मतलब सर मैंने इनको क्या प्रोवाइड करी, फैक्टर सर्विसेज, और जिसके बदले में वहां से मुझे क्या आएगी सर, पेमेंट, विच इज कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स, विच इज कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स। कोई जरूरी थोड़ा कि मैं अपनी सर जो सर्विसेज हैं वो इंडिया में ही दूंगा, मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दे रहा हूं, दैट्स कॉल्ड एज फैक्टर सर्विसेज। एंड वही पैसे जो रुपीज में आने थे वो किस में आएंगे, डॉलर्स में आएंगे। अपने को तो मल्टीपल है भाई, हमने देखा है, मेरे पास हैं कई ऐसे रिटर्न जो फाइल करवाते हैं नॉर्मली, जो जैसे मेरी एज के ही नॉर्मल हुए, वो सर काम ही कहाँ पे कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया में काम ही नहीं कर रहे। उनकी नाइट शिफ्ट होती है अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, ठीक है ना, तो कोई कहता है सर सिंपल सी बात, बढ़िया, उल्टा वहां पे कम काम करना पड़ता है और पैसे भी क्या मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। एंड सर इंडिया इज फेमस फॉर द आउटसोर्सिंग, फेमस फॉर द आउटसोर्सिंग। आई थिंक सो लास्ट सीए इंस्टीट्यूट ने ही सर्वे निकाल के दिया था, मैक्सिमम कंट्रीज की जो अकाउंटिंग है ना, बुक कीपिंग जो आपको बनाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, मैक्सिमम कंट्रीज की बुक कीपिंग कहाँ मेंटेन हो रही है, यहाँ के लोग, अपने जैसे लोग। फॉरेन कंट्री के अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, यहीं बैठे मेंटेन कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर सुना है, क्विक बुक्स, क्लाउड, क्लाउड अकाउंटिंग है सर वो, कुछ नहीं सर, एक सॉफ्टवेयर है, लॉग इन करो, उधर से डाटा आपके पास आएगा, वहीं पे अकाउंटिंग, यही तेरे लेजर पोस्टिंग जो चल रहा है सब किस पे चल रहा है, उसी पे चल रही है। क्योंकि उनको पता है जो वहां की कंट्रीज हैं कि अगर वहां से किसी से काम करवाएंगे तो महंगा बहुत पड़ता है, वो कहते हैं जी अपा वही काम कहाँ से करवा लो, इंडिया से करवा लो, सस्ता भी पड़ेगा। अब हमारे पास असाइनमेंट्स आती हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्यों, जो स्टूडेंट यहाँ से गए हुए हैं बाहर, उनको कॉलेजेस में क्या मिलते हैं सर, प्रोजेक्ट मिलते हैं, या क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल गया, सर एक ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दो। अकाउंटिंग तो सेम है भाई, बस यहाँ पे रुपीज है वहां पे डॉलर्स है, बेसिक्स तो आपके सेम है ना, बेसिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं कहती वहीं कोई टीचर होंगे वहीं से करवा लो, सर वो तो पैसे वो मांगते हैं, क्यों, आगे मल्टीप्लाई भी होता है ना माइंड में, इंटू 80। मान लो सर उन्होंने कितने डॉलर मांगे, सर उन्होंने मांगे $30, 30 × 80 24, बहुत महंगे यार। वही अगर मान लो सपोज वो अपने से पूछ लेते हैं सर्विस, क्लियर, तो अपन ने नॉर्मल लमसम बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, छोटा सा काम है, हाफ एन आवर का, आप 1000 रुपीज मुझे दे दो, उसके तो फिर भी 1400 क्या हो गए, सेव हो गए। समझ रहे हो ना बात, ये चीज मतलब मैक्सिमम अकाउंटिंग, मैक्सिमम बुक कीपिंग, कितना ही काम इंडिया में क्या हो रहा है, आउटसोर्स, बिकॉज इंडिया की लेबर जो है वो क्या है, चीप। क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण मैक्सिमम लोग, अल्लाह कहता कुछ तो काम मिल रहा है कर लो, क्लियर। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कस्टमर सपोर्ट सर्विस टेलीकम्युनिकेशन में,
कि ये होता है ना कस्टमर केयर वाले, एंड इतनी फॉरेन कंपनीज के कस्टमर केयर कहाँ पे हैं? इंडिया में। और ये नॉर्मली देखो, उसमें कौन सा कोई ज्यादा अपने को एक्सपर्टीज चाहिए, उसमें जस्ट बात करनी आनी चाहिए, इंग्लिश का फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए, काम तो सिस्टम नहीं करना है ना। ये बीकॉम ग्रेजुएट्स, नॉर्मल पर्सन जैसे स्टूडेंट लेवल पे ही, सर क्या दिक्कत है, 6 घंटे ही काम करना है, यहाँ पे काम कर लेंगे। कुछ दे ही रहे हैं, ले तो नहीं रहे। 20,000 रुपये देंगे महीने का, कम से कम वही सही। और वही कंपनीज को लेबर क्या मिल रही है? सस्ती मिल रही है। तभी इंडिया में इतना सारा काम क्या हो रहा है? आउटसोर्स। क्लियर? चलिए, तो बेसिकली चलो सर, एक तो ये पॉइंट हुआ, प्लस इसके अलावा हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक और रिलेशन, लेन देन है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। ये दोनों तरफ ट्रांसफर पेमेंट्स। अब सर ये ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी हुई? लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स। अब जैसे अपने रिलेटिव कहाँ पे रहते हैं सर? फॉरेन में। आप यहाँ से उनको गिफ्ट भेज रहे हैं या वो यहाँ से गिफ्ट भेज रहे हैं। क्लियर? किसी भी तरह का कोई फ्लो होना, गुड्स और सर्विसेज का, मनी का फ्लो होना, तो अल्टीमेटली वो भी किसमें कवर होता है? आपका ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर? चलिए, द लास्ट वन, प्रोड्यूसर सेक्टर सर। अच्छा, प्रोड्यूसर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मतलब सर सिंपल सी बात, अच्छा, एक कंट्री के लिए इंपोर्ट करना अच्छी बात है या एक्सपोर्ट? वाई? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा और अपनी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा? इंक्रीज। और जिस भी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? अच्छा होता है, उसकी जीडीपी वैल्यूएशन भी क्या होती है? अच्छी होती है। क्लियर? वैसे नॉर्मली अपन लोग कह देते हैं कि सर जीडीपी, अकेला वर्ड जीडीपी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वन पैरामीटर। देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स जिनके ऊपर आपका जीडीपी रेट क्या करता है? डिपेंड है। क्लियर? सो इकोनॉमी लेवल पे नॉट ओनली द वन थिंग कि अगर अपने यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी हो रही है तो मतलब जीडीपी रेट हाई होगा। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर ये जीडीपी रेट आपका क्या करता है? डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए, सो बेसिकली यहां से सर ये इनको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स, और जिसके बदले में ये इंडिया में क्या देंगे? एक्सपोर्ट पेमेंट्स। क्लियर? इंडिया में सर एक्सपोर्ट पेमेंट्स क्या होंगी? रिसीव होंगी। नेक्स्ट ऑन, और या फिर फॉरेन से इंडिया में क्या आएंगे? इंपोर्ट्स, और जिसके बदले में हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या पे करेगा? इंपोर्ट पेमेंट्स। हाँ जी, डन। सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 3 लेक्चर्स, काइंड ऑफ, जो भी आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया। क्लियर? उसमें से काफी सारे पॉइंट्स उसमें आपके क्या हो चुके हैं? कवर हो चुके हैं। नाउ हियर कम्स एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हुए। नीचे लिखिए जी, नीचे लिखिए क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, what is the significance of circular flow of income? सर वर्ड समझ में आया? सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। एक चीज बताओ, तुम लोगों ने टू सेक्टर बनाया, 3 सेक्टर बनाया, या 4 सेक्टर बनाया, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछूं कि सर इन सारी थिंग्स में से हमें सर्कुलर फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या पता लगी? व्हाई इट इज नीडेड? अगर मैं तुझे कहूं कि तुमने इतने सारे ये काम क्यों करे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बिहाइंड दैट? क्यों मुझे इतनी स्टडी आप लोगों ने पढ़ाई, मुझे अलग अलग सेक्टर्स के रिलेशन आपने बताए, व्हाई? एनीवन? कोई एक पॉइंट मैक्रो के पॉइंट से कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको बनाने के लिए क्यों इंसिस्ट किया गया? व्हाई?
Position of economy. Repeat. Position of economy. Position of economy. That means to find out the existing position or economy में money flow बना मनी फ्लो बना रहे नहीं मतलब टू चेक द पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी ही में ही कवर हो गए कि कितने मनी फ्लो कितने रियल फ्लो. द मेन थिंग इज टू चेक द डिपेंडेंसी ऑफ एवरी सेक्टर ऑन ईच अदर. कौन सेक्टर किस पे कितना डिपेंड करता है हमें ये पता लगेगा. टू फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी कि जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको तुम वर्ड बोलते हो टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थ्रू एवरी सेक्टर कि मुझे सर पहले इन सेक्टर्स के बारे में बताइए कौन सा किसके साथ कितना रिलेशन है, सो दैट कि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, मुझे इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कौन सेक्टर किस पे कितना डिपेंड करता है, ताकि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन मैं सही वे से कर सकूं. कल को पॉइंट आपने सही बताया कि सर अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की नॉलेज होगी तो मनी फ्लो के ऊपर थोड़ी आपकी नजर रहेगी कि ऐसा भी ना हो कि मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए. इसको हम वर्ड बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शंस एंड लीकेजेस. दोबारा फर्स्ट वर्ड क्या बोला मैंने? इंजेक्शंस करने से क्या होगा? इंजेक्ट करना मतलब एड ऑन करना कि सर अगर तेरे इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसा क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, तो ये तेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा और मनी फ्लो क्या होगा, इंक्रीज. तो आई हैव टू कीप एन आई ऑन मनी फ्लो ऑल्सो. मैंने उस पर भी ध्यान रखना है कि सर ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा इंजेक्शंस करने शुरू कर दो, तो साथ के साथ कुछ कुछ अगर लीकेजेस की जाएं, लीकेज करने से क्या होगा, लीकेज करने से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका क्या हो जाएगा. सो थ्रू जिसको आपने वर्ड क्या बोला कि मनी फ्लो कभी ज्यादा कभी कम अगर हो भी जाता है तो उसको हम लोग सेट आउट करते हैं किसके थ्रू इंजेक्शंस एंड लीकेज, ताकि तेरा ये कॉन्टिन्यूटी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता रहे, चलता रहे. जैसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा इसी के ऊपर, अपने नेक्स्ट पॉइंट्स तो पहले डिस्कस हो जाते हैं. अब एक चीज बताओ, अगर इंजेक्शंस होंगे तो क्या होगा, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होगा सर, एक्सपेंशन. अगर सर एक लेवल से ज्यादा, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक लेवल, देखो सर कुछ लेवल तक तो ठीक होते हैं जहां तक आपकी ये मनी सप्लाई क्या रहे, ठीक रहे, पर अगर एक लेवल से ज्यादा इंजेक्शन होने शुरू हो जाएंगे तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होना शुरू हो जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ना दैट मींस डिमांड बढ़ना. डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई अगर मैं नहीं कर पाया सर इन्फ्लेशन की स्टेज आ जाएगी, काम गलत हो जाएगा. फिर आपको इसको कंट्रोल कैसे करना होगा, कंट्रोल बाय लीकेजेस, किसी ना किसी फॉर्म में सर लीकेजेस, सेविंग्स, टैक्स लगाओ, व्हाटएवर जैसा कर सकते, इंपोर्ट करवाओ. क्लियर, बैलेंस बनाकर रखो कि अगर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इतना ही रहे ना, स्टेबिलिटी बनाए रखें अगर आप, तो सर क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा. क्योंकि इनस्टेबिलिटी विल लीड्स टू टू वर्ड्स, वन इज इन्फ्लेशन एंड द सेकंड वन इज डिफ्लेशन, और हमें दोनों ही नहीं चाहिए. एज एन इकोनॉमी हमें दोनों ही नहीं चाहिए, ना इन्फ्लेशन चाहिए ना डिफ्लेशन चाहिए. हम कहते हैं स्टेबिलिटी बनाए रखो. और एक चीज बताओ, क्या कोई इकोनॉमी ऐसी होगी जहां पे ऑलरेडी स्टेबिलिटी होगी कि सर कभी ना इन्फ्लेशन हुई ना कभी डिफ्लेशन हुई, हमेशा ही इकोनॉमी जब मिली किसमें मिली, इक्विलिब्रियम में मिली. सर ये क्लासिकल्स की थॉट थी, ये पुराने इकोनॉमिस्ट की थॉट थी, ये आज की डेट में नहीं चलता. आज की डेट में मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये वर्ड्स नहीं चलते. आपको डिसइक्विलिब्रियम मिलेगा ही मिलेगा, या तो ज्यादा मिलेगा या क्या मिलेगा, कम मिलेगा. तो आपको सर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं पैसा कम ज्यादा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये इकोनॉमी तब आपकी प्रॉपर वे से चलती रहेगी. क्लियर, लिखिए जी. यस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बिल्कुल. उसमें जो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है उसका कारण क्या है, पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं कि एट प्रेजेंट इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई पड़ी है उन कंट्रीज में, अल्टीमेटली बुरा हाल हुआ पड़ा. श्रीलंका में जो लास्ट इनका जो इतना सारा सिस्टम ही खराब हो गया था,
वही बात है ना कि लीडरशिप अगर सही होगी तो अल्टीमेटली कंट्रोल रहेंगे। अदरवाइज अगर पॉलिटिशियन आपका गलत निकला, क्लियर, या लीडरशिप आपकी गलत निकली, तो वो पूरी की पूरी स्टेट, पूरी की पूरी कंट्री को ही ले बैठे। वो हिसाब है, ठीक है ना। जैसे वहां पे सर जो फ्लोर है 500 रुपए किलो, फ्रूट्स है 1000 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो, इस हिसाब से रेट चल रहे हैं। इतनी ज्यादा महंगाई हुई पड़ी है ये चीज। चलिए लिखिए जी, सर्कुलर फ्लो मॉडल्स, सर्कुलर फ्लो मॉडल्स, circular flow models are significant as they, number one, as they provide knowledge, as they provide knowledge of interdependence among different sectors. Full stop. नंबर टू, इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा वर्ड इंटरडिपेंडेंस। नंबर टू, as they give knowledge, as they give knowledge of स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। एक तो सर हमें इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्लियर होता है कि अल्टीमेटली इस इकोनॉमी की कॉम्पोजिशन कैसे हुई, इस इकोनॉमी को कंसिस्ट कौन कर रहा है, उसके बारे में। नंबर थर्ड, enable estimation of national income, and number four, provide knowledge of injections and leakages, डन। सो दिस इज बेसिकली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो सिग्निफिकेंट आप लोगों ने रीड आउट की कि अल्टीमेट ये रिलेशंस पढ़ाने का मेन मोटिव क्या था। मेन मोटिव इज दिस कि नेक्स्ट ऑन जो टॉपिक आप लोग मेरे साथ डिस्कस करोगे अबाउट द नेशनल इनकम, समझ तो तब आएगा ना। पहले हमें ये तो बताओ कि अल्टीमेट ये इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ कैसे। हमने पढ़ा सर इकोनॉमी को हमने 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया। वन इज हाउस होल्ड, नंबर 2 प्रोड्यूसर, नंबर 3 गवर्नमेंट, एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द। और इन चारों के मॉडल्स हम लोगों ने प्रॉपरली क्या करे, क्लियर करे, जिसमें आप लोगों ने वर्ड क्या पढ़ा, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, वो हमने एक मोटा मोटा मेन ड्रॉ किया। क्लियर, ताकि सर मैं नेशनल इनकम को क्या कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं कि नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ, कहां से वो नेशनल इनकम बन रही है, कौन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज द मेन। हुआ गया। एंड एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे सर, आज का कंटेंट हमारा कम है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे सर एक टॉपिक शुरू करते हैं, हल्का सा कनेक्ट करेंगे विद द नेक्स्ट क्लास, बट हेडिंग दीजिए टू स्कूल, हेडिंग दीजिए टू स्कूल्स ऑफ थॉट, जहां पे जो क्वेश्चन लगेगा इंपॉर्टेंट है हॉट्स में से निकाल के वहीं पे बीच में नोट्स में फिट कर देंगे। क्लियर, एंड इवन मैं हर टॉपिक के बाद, हर चैप्टर के बाद 1 या 2 पेज जरूर ब्लैंक छुड़वाता हूं, खाली छोड़ते हैं अपन। क्यों, नेक्स्ट ऑन जब रिवीजन करेंगे, जब टॉपिक उठाएंगे, तब कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लगे। क्योंकि सर अभी एट प्रेजेंट द लेवल इज आपको सिर्फ समझाना, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करेंगे, पॉलिश करेंगे इसको सेकंड टाइम। जब आपको ये एटलीस्ट इतना रिटेन हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सर एग्जाम में तो कई बार लैंग्वेज ऐसी क्वेश्चन की गिवन होती है या केस बेस्ड सा गिवन होता है, फिर उसको बाद में लेके आएंगे। पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट होल्ड करो कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। क्लियर, सो ये हर बार का मेरा पैटर्न है कि जो भी नोट्स आप लोग बनाते हैं, पूरा टॉपिक होने के बाद 2 पेजेस आप लोग छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे।
ताकि नेक्स्ट ऑन कभी रिवीजन के टाइम कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हमें लिखना पड़ा या मेरी ओर से कुछ नए क्वेश्चंस आपको दिए गए, आपको कनेक्टिविटी में वहीं साथ के साथ आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर। क्लियर? चलिए, टू स्कूल ऑफ थॉट्स, वन इज क्लासिकल एंड नंबर टू इज केन्जियन। स्पेलिंग देख लो, केन्जियन। नीचे लिखिए, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट। सर, थॉट मीन्स, what do you mean by two school of thought? Thought means a view. क्लियर? इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करने की अप्रोच, अ व्यू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज थॉट। क्लियर? कि बेसिकली सर हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, हमने उन इकोनॉमिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन विद द क्लासिकल सोच, क्लासिकल सोच मतलब ट्रेडिशनल सोच। क्लियर? एंड वन with the modern approach, that is called as Keynesian theory. Clear? So basically there are two school of thoughts which describe macroeconomics. Number one, the classical school. अब इनकी बातें सुनना कि अल्टीमेटली ये जो इकोनॉमिस्ट हुए इनका क्या मानना था और कब तक इनकी थ्योरी, कब तक इनका बिलीफ, इनका सोचना क्लियर सही चला, कब तक इन लोगों को माना गया कि हाँ सर इनकी थ्योरी सही है, और कब इनकी बात को काट कर नेक्स्ट आगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या ले लिया, अपना स्टैंड ले लिया। सर दैट इज द टाइम पीरियड। वो कौन सा टाइम पीरियड था, एक एक करके। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट लाइक economists like Adam Smith, economists like Adam Smith, James Mill, कॉमा, यहां तक लिखिए पहले, इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, कॉमा जेम्स मिल, कॉमा मार्शल पिगू एंड रिकार्डो पिगो, ये लास्ट पे यू, PIGOU, advocated for a free economy। ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए इन्होंने सबने क्या कहा कि सर देयर इज अ फ्री इकोनॉमी। एंड इन इकोनॉमिक्स फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर, दैट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन, मतलब सर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी थी हमारी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। एंड जितने हमारे इकोनॉमिक डिसीजन है, देयर आर थ्री इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, मार्केट फोर्सेस अपने आप लेंगी। एंड मार्केट फोर्सेस कौन होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। इन सब ने जितने भी क्लासिकल्स थे, इन सब ने क्या एडवोकेट किया, देयर इज अ फ्री इकोनॉमी। कि इकोनॉमी अपने आप में क्या सर, फ्री इकोनॉमी है, हमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए फुल स्टॉप साथ में लिखिए, इट इज एन इकोनॉमी, इट इज एन इकोनॉमी in which the government does not interfere in the areas of production, consumption, and investment.
and investment. Full stop. Decisions regarding what to produce, comma, how to produce. ये आप लोगों का +1 का कॉन्सेप्ट है. व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस. ये बेसिक अपने इकोनॉमिक्स में पहले ही टॉपिक्स में रीड आउट किया होगा. क्लियर. लाइक हाउ टू प्रोड्यूस में आप वर्ड के यूज करते हैं सर, कैपिटल इंटेंसिव और द लेबर इंटेंसिव. क्लियर. सो बेसिकली उन इकोनॉमिक डिसीजंस के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होंगे मार्केट फोर्सेस अपने आप लेंगी. गवर्नमेंट की हमें कोई भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं. इन्होंने तो बिल्कुल गवर्नमेंट को बैकआउट कर दिया कि सर गवर्नमेंट का तो रोल प्ले है ही नहीं है. इकोनॉमी को रन करने के लिए जो चाहिए वो कौन होती है? मार्केट फोर्सेस. कि डिमांड सप्लाई अगर कंटिन्यूटी में चलती जा रही है तो आपकी इकोनॉमी भी प्रॉपर वे से क्या करेगी? वर्कआउट करेगी. क्लियर. सो डिसीजंस अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce are determined by the market forces of demand and supply. Market forces of demand and supply. Full stop. The classicals believed that in a free economy, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट. in a free economy, comma, resources are always fully and optimally utilized. सर इस लाइन ने इनको गलत प्रूव कर दिया. सबसे मेन चीज इनका जो मानना था, एक चीज तो वेरी क्लियर ऊपर वाले पॉइंट कि हमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत, और जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज होंगे ना वो ऑलरेडी फुली एंड ऑप्टिमली क्या होंगे? सर एक बात बताओ, अगर रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड होंगे, दैट मीन अगर रिसोर्सेज 100% एम्प्लॉयड होंगे, मतलब तुम्हारे केस में तो सप्लाई हम बढ़ा ही नहीं सकते. क्योंकि अगर तुम मान रहे हो, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अगर तुम ये मान रहे हो कि जितने रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी एंड ऑलवेज फुली एंड ऑप्टिमली क्या है? यूटिलाइज्ड हैं, फिर तो सर तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई कितनी ही डिमांड रेज हो जाए, कितना ही डिमांड आपकी ऊपर चली जाए, आप कभी भी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाओगे. बिकॉज मेरे पास तो जितने रिसोर्सेज थे मैं ऑलरेडी क्या कर चुका? इंप्लॉय. तो मेरे पास तो कैपेसिटी है ही नहीं. फिर तो सर आपके केस में हर बार अगर डिमांड ऊपर जाएगी, कहां से? सप्लाई से, तो सर उस केस में सप्लाई तो कभी भी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि सप्लाई आपकी क्या हो गई? कांस्टेंट होने का कारण क्या था? रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड. तो सर डिमांड अगर ऊपर गई तो यहां पे सिर्फ एक ही केस होगा, क्या? इन्फ्लेशन. फिर तो सर महंगाई होगी और कुछ नहीं होगा. नहीं तो कहीं ना कहीं अगर मेरे में कैपेसिटी होती, मेरे रिसोर्सेज अगर फुल्ली यूटिलाइज ना होते, तो मैं इस डिमांड को बीट करने के लिए सप्लाई थोड़ी बहुत क्या करता? इंक्रीज करता. जहां तक मेरी हैसियत थी, जहां तक मैं कर सकता था मैं करता. पर तुमने तो पहली वर्ड बोल दिया. तुमने तो क्या कहा जी? फ्री इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर ऑलवेज, वर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज फुली एंड ऑप्टिमली. तुमने तो बात ही खत्म कर दी. तुमने तो वर्ड ही क्या बोल दिया कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज कितने होंगे? 100% क्या होंगे? यूटिलाइज्ड. मैं क्या सर अगर 100% यूटिलाइज कर दोगे या कर रखे हैं, फिर तो तुम्हारे पास तो कोई कैपेसिटी नहीं है सप्लाई को बढ़ाने की. आपा लोग तो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएंगे जी. कल को अगर डिमांड ऊपर जा रही है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड. फुल स्टॉप. आगे लिखिए.
फुल एम्प्लॉयमेंट, लास्ट 2 लाइन्स, मुझे पता है आपके टाइम पर नजर है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिसको हम वर्ड बोलते हैं एडी इज इक्वल्स टू एएस ब्रैकेट में। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। सर आपके ये जो वेरिएबल्स है ना, माइक्रो में वेरिएबल्स आपने क्या पढ़े थे, डिमांड सप्लाई। मैक्रो में ये क्या बन जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट। क्लियर? सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ दिस इकोनॉमी। जी हमारे यहाँ पे तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, फुली एम्प्लॉयड, एंड जितनी भी हमारी डिमांड आती है वो उसके बराबर होती है, तो हमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। क्लियर? फुल स्टॉप। इन केस देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम होता भी है, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ टाइम की बात, थोड़े टाइम के लिए मार्केट फोर्सेस अपने आप को दोबारा एडजस्ट करेंगे और दोबारा तुम फिर किस में आ जाओगे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाओगे। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो डिसइक्विलिब्रियम आ गया, गवर्नमेंट को ले आओ। तो हमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम आएगा भी तो ये बहुत कम टाइम का होगा। मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई अपने आप को क्या करेंगी, एडजस्ट करेंगी, तुम दोबारा फिर किस में चले जाओगे, इक्विलिब्रियम। क्लियर? इट विल बी शॉर्ट लिव्ड and will be corrected by market forces through adjustment mechanism, डन सर। क्लासिकल स्कूल जो द ट्रेडिशनल, इसको वर्ड अपन ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोल सकते हैं अल्टीमेटली, कि इनका जो व्यू पॉइंट था वो ये था। क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर यहीं से अपनी लैंग्वेज उठाते हुए केन्जियन थ्योरी के साथ इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर? सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। यहां तक इसको प्रॉपर वे से रिवाइज करके आइए। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।